तो देखिए आज का अपना जो टॉपिक है वह है वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन। इससे संबंधित या यूं कहें कि जो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं, विलयन के अणुसंख्यक जो गुणधर्म है वो आपको मैंने पिछले वाली जो अपनी क्लास थी उसमें आपको बताया था कि अणुसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से थे। एक तो था वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन का, दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा पॉइंट अपना था हिमांक में अवनमन और चौथा जो पॉइंट है वह था प्रासरण दाब। ये चार अपन ने इनके पॉइंट लिए थे कि इनके जो गुण हैं, ये जो मान है, ये विलयन की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है बल्कि उसकी मात्राओं पर निर्भर करता है, यानी जो विलय है उसकी मात्राओं पर निर्भर करता है। तो ये चार अपने मुख्यतः उसके अणुसंख्यक गुणधर्म जो पढ़े थे उसमें से एक एक करके यहाँ पर पढ़ना है कि प्रत्येक गुण किस प्रकार से विलय के मात्रा पर या उनके मोलों की संख्या पर निर्भर करता है, न कि विलयन की प्रकृति पर। ठीक है, विलय की मात्रा पर निर्भर करेगा, विलयन की प्रकृति पर निर्भर वो नहीं करेगा। उन्हीं को आप यहाँ पर हम लेकर चलते हैं। तो इसको वही अपने जो एग्जाम्पल हैं उस एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कॉपी पेन लेकर साथ में बैठना, अपने साथ में जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ समझा रहा हूँ उसको आप साथ में बनाते रहना। ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में शुद्ध जल ले रखा है। क्या भर रखा है इसमें? जल भर रखा। ठीक है, ये जो कंटेनर है उसमें उपस्थित जो जल है उस जल के द्वारा क्या लगाया जाएगा? वाष्प दाब लगाया जाएगा। यानी ये क्या है आपका H2O। H2 क्या करें इसको ऊपर से यहां से क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, बंद कर दिया। इसकी वाष्प बनेगी। ये क्या है? वाष्प है। यानी पिछले जो अपने एग्जाम्पल लिए थे उसी के आधार पर इसको आगे बढ़ेंगे। विलायक जल शुद्ध जल है, इसके द्वारा वाष्प बन रही है। इस वाष्प के द्वारा इस सतह के ऊपर जो वापस दाब लगता है उस दाब को अपन ने क्या कहा था? वाष्प दाब कहा था। ठीक है, इसमें क्या आपका शुद्ध जल है। शुद्ध जल के द्वारा लगने वाला जो ये दाब है वह दाब आपका यहां पर है। जैसे मान लेते हैं कि P1 नोट है, इसके द्वारा लगने वाला दाब क्या है? P1 नोट है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इस शुद्ध जल में या यूं कहें कि शुद्ध विलायक में, ये आपका क्या है? शुद्ध जल, शुद्ध जल है या यूं कहें विलायक है। ठीक है, यहां पर इसके द्वारा लगने वाला जो दाब है वह कितना है? P1 नोट है। तो P1 नोट यहां पर किसको प्रदर्शित कर रहा है कि विलायक के द्वारा लगने वाला जो दाब है उस दाब को यहां पर कौन बता रहा है? P1 नोट बता रहा है। तो क्या लिख दे P1 के लिए कि शुद्ध विलायक द्वारा लगने वाला वाष्प दाब, इसको क्या कहें? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। देखो चीज वहीं पर आएंगे घूम फिर के, तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझना है। दोबारा देख लो एक बार। ये आपका क्या है? एक शुद्ध जल है, शुद्ध विलायक है, पात्र को बंद कर रखा है। तो इसके द्वारा जो प्रेशर बनेगा, वाष्प दाब बनेगी, वो इस सतह पर क्या लगा रही है? वाष्प दाब लगा रही है। जो वाष्प दाब की परिभाषा पहले अपन पढ़ चुके हैं। लगने वाला जो दाब है वो क्या है? P1 नोट है। लगने वाला दाब P1 नोट है। अब अपन क्या करें, यदि इसमें कोई दूसरा अवाष्पशील ठोस इसमें मिला दें, क्या करें इसमें? यदि अवाष्पशील ठोस इसमें मिला दें तो उसमें आपको क्या बताया था कि इसके वाष्प दाब में क्या आती है? वाष्प दाब में क्या आती है इसकी? बता सकते हो? कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है।
विलायक था, इसमें आपने क्या डाल दिया, मान लेते हैं ग्लूकोज डाल दिया या नमक NaCl डाल दिया। क्या डाल दिया इसमें, NaCl ले लेते हैं या ग्लूकोज ले सकते हो, कोई भी एक जो ठोस अवाष्पशील विलेय है, उस अवाष्पशील विलेय को इस शुद्ध विलायक के अंदर आपको डालना है। इसको आपने बंद कर रखा है, ठीक है। तो इसके द्वारा भी क्या लगेगा, वाष्प बनेगी। उस वाष्प का इसकी सतह पर क्या लगता है, दाब लगेगा। ये क्या है, विलयन। अब विलयन हो गया नहीं, ये विलयन। अब विलयन की सतह के द्वारा जो दाब लग रहा है, यहां पर जो दाब लग रहा है वो दाब मान लेते हैं क्या है, P1 दाब है। यहां पर जो दाब लगेगा उसको क्या ले लेते हैं, P1 ले लेते हैं। P1 नोट तो क्या शुद्ध के लिए है, और इसके लिए लगने वाला अब जो वाष्प दाब है उसको क्या ले लें, P1 नोट। अब आप ये बता सकते हो कि वाष्प दाब का जो मान है ये इसमें ज्यादा है या इसमें ज्यादा है, कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है या विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है, बता सकते हो, कमेंट्स करके बताओ। देखें कि विलायक का वाष्प दाब ज्यादा है या अब विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है, जब आपने इसमें क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया। NaCl यहां पर किसका कार्य करेगा, विलेय का कार्य कर रहा है, जो किस अवस्था में है आपका, ठोस अवस्था में है। और कैसा है ये, अवाष्पशील है। किस प्रकार का है ये, अवाष्पशील। ठोस को विलयन के अंदर मिलाया तो उसके वाष्प दाब पर क्या परिवर्तन आता है, वो पहले अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको बताओ। देखें वाष्प दाब है, इस विलयन का वाष्प दाब इससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कि अब क्या स्थिति बनेगी, स्थिति क्या बन जाएगी कि P1 से ज्यादा है दाब किसका, P1 नोट का। ये कंडीशन बनेगी कि P1 नोट, ये जो आपका क्या है, विलायक है, उस विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, अधिक है। विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब से अधिक है। तो ये स्थिति क्यों बनी, इसका कारण क्या है, ये तो वाष्प दाब कम हो रहा है, वह कम क्यों हुआ, इसका कारण क्या था। इसका कारण आपको बताया हुआ है कि जब भी कोई विलेय पदार्थ, ठोस विलेय पदार्थ जो किस प्रकृति का हो, अवाष्पशील हो, वो जब इसके अंदर मिलाएंगे तो मिलाने पर क्या होगा कि इसकी ये जो सतह है, इसकी जो सतह है, इस सतह पर क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा। NaCl आने के कारण पहले पूरी सतह से, इसमें देखो पूरी जो सतह थी, पूरी सतह से जल क्या हो रहा था, वाष्पित हो रहा था, पूरी सतह से वाष्पित हो रहा था। अब जो सतह है उसकी कुछ जगह किसने घेर ली है, इसकी सतह की कुछ जगह किसने घेर ली है, NaCl ने घेर ली। NaCl ने घेरी, इसका मतलब कि जो विलयन जो वाष्पित हो रहा था, उसके वाष्पित होने का जो पृष्ठ का मान है वह क्या हो गया, कम हो गया। उसके पृष्ठ का मान कम हो गया तो वाष्पन की दर में क्या आ जाएगी, यहां पर कमी आ जाएगी। समझ में आई बात। और ये जो कमी होती है, ये जो कमी होती है वह कमी किस रूप में जानी जाती है, अवनमन के रूप में जानी जाती है। अवनमन का मतलब ही क्या होता है, कम होना। अवनमन का मतलब ही क्या है, कम होना। तो इस प्रकार से विलयन के वाष्प दाब में क्या आ रही है, यहां पर कमी आ रही है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये आपका क्या है, P1 क्या कहा मैंने, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब का है। जो P1 है, यहां पर जो P1 है वह P1 क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब हो गया। ये क्या है, विलयन का वाष्प दाब। अब देखो ये जो जल था, इस जल के प्रारंभिक जो मोल प्रभावित कर लेते हैं X1 ले लेते हैं, Na आप ले रहे हो तो ये क्या आपका X2 है। अब X2 की मात्रा जैसे जैसे इसमें बढ़ाएंगे, X2 की मात्रा जैसे जैसे इसमें बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर क्या होगा, वाष्पन दाब में कमी आती है।
तो हम यहाँ पर एक चीज ये कह सकते हैं कि जो वाष्प दाब है, जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब क्या कहा आपने यहाँ पर, विलयन का वाष्प दाब कौन सा है? विलयन का वाष्प दाब P1 है। विलयन का वाष्प दाब क्या है? P1 है। वो P1 किसके समानुपाती हो रहा है? यहाँ पर किसके समानुपाती होगा? वो X के समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा? X के समानुपाती होगा। यानी इसके जो मोल प्रभाज हैं, इस मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसका जो मान है किसके समानुपाती होगा? X के समानुपाती। X यहां पर क्या है? जो विलय और विलायक आपने ले रखा है उसके मोल प्रभाज है, यानी X1। वाष्प दाब इसके जो मोल प्रभाज हैं उसके समानुपाती। ठीक है, तो यहां पर वो डिनोट कर देता हूं मैं, क्या आया? P1 समानुपाती क्या है? X1। तो X1 क्या है यहां पर? X1 जो आपने विलायक लिया है, विलायक के मोल अंश है। X1 क्या है? विलायक के मोल अंश, विलायक के मोल अंश। दूसरा है X2 किसके हैं? विलय के मोल अंश, विलय के मोल अंश। तो यहां पर जो विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। या यहां पर समानुपाती चिन्ह को मैं हटाऊं तो क्या लिख दूं यहां पर कि P1 इक्वल टू P1 नोट X1। P1 नोट X1, P1 नोट X1 क्या बताया हुआ है आपको? कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां पर क्या है वो चीज आपको बताया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सरल कर देते हैं कि दोनों तरफ मैं क्या जोड़ देता हूं? P1 नोट जोड़ देता हूं। ये जो आपकी समीकरण है इसमें दोनों तरफ क्या जोड़ दूं? P1 नोट जोड़ दूं। फिर देखो इसको आगे सरल करते हैं। तो P1 नोट माइनस P1 इक्वल टू P1 नोट माइनस P1 नोट X1। यहां पर क्या लिखोगे कि दोनों ओर क्या जोड़ा आपने? P1 नोट जोड़ दिया। P1 नोट जोड़ने पर, ये जोड़ने पर क्या हुआ कि इसमें कोई किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर ये वाला जो मान है, ये वाला जो मान है P1 नोट माइनस P1 नोट माइनस P1 है, इसको मैं क्या लिख दूं? डेल्टा P लिख दूं कि विलायक और विलयन। ये आपका विलयन का वाष्प दाब था तो मान ज्यादा है, उसमें ये विलयन का वाष्प दाब है तो ये किसके मान के बराबर? दोनों का अंतर क्या आएगा? डेल्टा P लिख सकते हैं यहां पर। इसका वाष्प दाब P1 नोट है और इसका P1 है, तो दोनों का जो अंतर है, दोनों के अंतर को क्या लिख दूं मैं? डेल्टा P लिख दूं। दोनों का ये अंतर आ गया। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है? इसमें आपने क्या कर लिया कि P1 नोट को बाहर ले लिया, P1 नोट को बाहर लिया, तो यहां पर क्या बच गया? 1 माइनस X1 बच गया, 1 माइनस X1 बच गया। ठीक है, अब देखो एक चीज और आपको मैंने बताई थी कि जो आपका विलयन है, विलयन का जो कुल मोल प्रभाज, विलयन का जो कुल मोल प्रभाज है वो कितना होता है कि X1 प्लस X2 बराबर कितना होता है? वो 1 होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी। विलयन का कुल जो मोल प्रभाज है वो किसके बराबर होगा? विलय के मोल प्रभाज प्लस विलय के मोल प्रभाज, यानी X1 प्लस X2 बराबर कितना है? 1 है। तो इसमें आपका यदि X2 आप लेोगे तो क्या आ जाता है? X2 क्या आ जाता है? या X1 लेोगे तो क्या आ जाता है? X2 आपने लिया तो क्या आ गया? 1 माइनस का X2 आ गया। क्या आया? देखो इसमें X2 बराबर 1 माइनस का X2 आ गया। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर कि डेल्टा P बराबर P1 नोट X2 लिख सकता हूं। P1 माइनस X1 का मान किसके बराबर हो गया? X2 के मान के बराबर हो गया। क्लियर है स्थिति? अब देखो
यदि आपको x2 मोल प्रवाह इसमें आपको लेके चलने हैं, x2 मोल प्रवाह आपको लेके चलने हैं, तो क्या आ जाएगा ये डेल्टा P अपॉन P1 नोट बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। डेल्टा P अपॉन P1 नोट बराबर x2 का मान आ गया। यहां पर जो डेल्टा P आपको बता रहा है, डेल्टा P जो बता रहा है वो किसको बताएगा, वाष्प दाब में अवनमन को बताएगा। एक चीज तो ये, दूसरी ये वाली जो चीज आपको बता रखी है ये किसके बराबर आ रही है, देखो ये किसके बराबर आ रही है कि जो वाष्प दाब, यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं, यहां पर जो डेल्टा P है, डेल्टा P वो है वाष्प दाब में अवनमन। वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होती है वाष्प दाब में अवनमन। अब ये जो वाष्प दाब में अवनमन है, ये कमी है, वह किसके समानुपाती आ रही है, यहां पर x2 के समानुपाती आ रही है। x2 यहां पर क्या है आपका, x2 क्या है, x2 क्या है, विलेय के मोल अंश, विलेय के मोल अंश है। x2 क्या है, विलेय के मोल अंश है, x2 विलेय के मोल अंश है। तो ये जो वाष्प दाब में अवनमन हो रहा है, कमी हो रही है, ये किसके समानुपाती होती है, मतलब किसके समानुपाती होगी, विलेय के वाष्प दाब के समानुपाती या इसके मोल अंश के समानुपाती होगी। तो अर्थात क्या कह सकते हैं यहां पर, अर्थात कि जो आपने वाष्प दाब है वो विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा। अर्थात क्या कहेंगे, वाष्प दाब विलेय के मोल अंश के समानुपाती होगा, समानुपाती होता है। यहां पर मैंने पहले क्या लिया, शुद्ध जल लिया, जो किस रूप में है आपका, विलायक के रूप में है। किस रूप में है, विलायक के रूप में। ठीक है, यहां पर इसके जो मोल प्रवाह कितने x1 है, इसके द्वारा जो लगने वाला जो दाब है, वाष्प दाब जो लग रहा है वह कितना है, P1 नोट है। यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब क्या है, P1 नोट है, और x1 इसके विलयन के मोल अंश है, विलायक के मोल अंश है। अब जैसे ही इसमें आपने कोई अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ मिलाया, जैसे क्या ले लिया, NaCl ले लो या ग्लूकोज ले लो, वो इसके अंदर डाला, तो डालने पर जो विलेय पदार्थ था जो किस प्रकृति का है, अवाष्पशील, वो कहां पर आ गया, इसकी सतह पर आ गया, इसकी सतह पर आ गया। इसकी सतह पर आने पर विलेय के वाष्प दाब में क्या आ गई, विलेय के वाष्प दाब में क्या आ गई, कमी आ गई, कि पहले ज्यादा पृष्ठ मिल रहा था और अब वो पृष्ठ कम मिल रहा है। ठीक है, तो उस स्थिति में इसका जो वाष्प दाब है P1 नोट है, इसका है इसका P1 है और इसका P1 नोट। तो P1 नोट का मान ज्यादा है किसमें, P1 से। क्लियर। अब देखो कि यहां पर ये जो वाष्प दाब लग रहा है, P1 का जो मान है वो किसके समानुपाती में ले रहा हूं, x1 के। ठीक है, x1 के समानुपाती लिया, समानुपाती चिन्ह को उठाया तो यहां पर क्या लिखा, P1 नोट लिखा है। ठीक है, P1 नोट लिखा। अब मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूं, P1 नोट को जोड़ रहा हूं दोनों तरफ, इधर भी P1 नोट, इधर भी P1 नोट। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का जो अंतर है वो क्या रहा है, डेल्टा P आएगा, इन दोनों के वाष्प दाब का अंतर, यानी इसका वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा, इसका वाष्प दाब क्या होगा, कम होगा। कम का कारण क्या है ये आपको ऊपर बता दिया। तो दोनों का जो अंतर आ रहा है, दोनों का अंतर आ रहा है, डेल्टा P है। यहां पर P1 मैंने कॉमन बाहर लिया तो 1 माइनस का x1 आ गया। अब आपको पता है कि विलेन के जो मोल अंश होते हैं, टोटल जो मोल अंश होते हैं वो x1 प्लस x2 बराबर कितना होता है, 1 होता है। x2 लेंगे तो कितना आ गया, 1 माइनस का x2 आ गया, x1 आ गया ये। ठीक है, x1, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, इसकी जगह 1 माइनस x1 है, यहां पर क्या आ गया, x2 आ गया। x2 ये चीज आपको यहां पर क्या बता रही है, ये चीज कि डेल्टा P वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में कमी किसके समानुपाती, विलेय के मोल अंश के समानुपाती होती है। विलेय के मोल अंश यानी इसकी मात्रा आप जितनी ज्यादा डालोगे, इसकी मात्रा जितनी ज्यादा डालोगे तो
दाब की दर उतनी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्लियर? क्योंकि सतह पर क्या आ जाते हैं, अवाष्पशील ठोस आ जाते हैं, कणों को वाष्पित होने के लिए जगह क्या मिलेगी, अब कम मिलेगी। या डेल्टा पी बटा डेल्टा 1 नोट बराबर क्या होता है आपका, x2 के मान के बराबर होगा। तो इसी चीज को मैंने यहां पर नोट किया, वो देखो वो जो बात थी उसको यहां पर मैंने लिखा है, उसको देखिए कि किसी विलायक का विलयन में वाष्प दाब ठोस अवाष्पशील विलय मिलाने पर कम होता है। ये वाली चीज इतनी हो गई। इसे वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब क्या होता है, कमी होना। अवनमन का मतलब है कमी होना। तो वाष्प दाब में यहां क्या आ गई है, कमी आ गई है। आगे देखो इसका कारण क्या है, अवनमन का कारण क्या, वाष्प दाब में जो कमी आ रही है वो कमी किस कारण से आ रही है, विलयन की सतह पर विलेय तथा विलायक दोनों के गुण उपस्थित रहते हैं। इसकी सतह पर, ये वाली सतह पर विलायक भी है और विलेय भी है। अतः सतह पर विलायक के अणु द्वारा घिरा हुआ स्थान कम हो जाता है। पहले पूरी सतह पर क्या थे, विलायक थे। बेटा चीज समझ में आ रही है, पूरी सतह पर विलायक थे, अब विलय मिला दिया तो विलायक का स्थान क्या हो गया, अभी कम हो जाता है। ठीक है, इसके कारण सतह को छोड़कर जाने वाले विलायक अणु की संख्या घट जाती है। सतह को छोड़कर वाष्पन कब होगा, यहां से कण ऊपर उठेंगे तभी तो सतह से उठेंगे तभी तो वाष्पन होगा। अब जो पहले पूरी सतह से वाष्पित हो रहे थे, अब उसकी स्थान पर कुछ जगह क्या आ गई, अवाष्पशील आ गया, ठोस आ गया, तो उसका सतह क्या हो गई, कम हो जाती है, अणु की संख्या घट जाती है। अतः विलयन का वाष्प दाब भी घट जाता है। घट जाता है। परिणाम स्वरूप दिए गए ताप पर विलयन का वाष्प दाब विलय के वाष्प दाब से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बेटा ये चीज मैंने यहाँ पर जो आपको समझाई है उस चीज को मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। ठीक है, तो उतारो इसको। अब इसको अपन क्या कह सकते हैं, अर्थात क्या कह सकते हैं, इसका सारांश क्या निकलता है, इसका सारांश ये निकलता है कि विलायक में वाष्प दाब, विलायक जो है उसके वाष्प दाब में जो कमी आ रही है वह विलेय के मोल अंश के समानुपाती होती है, न कि उसकी प्रकृति पर निर्भर करती है। ये इसका सार निकलता है। पूरा सार क्या निकलेगा कि विलायक के वाष्प दाब में कमी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील ठोसों की या अवाष्पशील विलेय की मात्रा पर निर्भर करती है, न कि उसकी प्रकृति पर। चलो नोट करो इतनी चीजें, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किस प्रकार से होता है। पहला जो अणुसंख्यक गुणधर्म है उसको हमने यहां पर प्रूव कर दिया कि जो वाष्प दाब का मान है वो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, चलिए आगे। अब अपना दूसरा टॉपिक, दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन का मतलब यहां से किससे होता है, वृद्धि से, यानी क्वथनांक में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। क्वथनांक में क्या हो जाना, वृद्धि हो जाना। तो सबसे पहले क्वथनांक आपको बताया हुआ है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है कि किसी भी द्रव्य का वह ताप जिससे उसके जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी। किसी भी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप बिंदु होता है जिससे उसका वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो नोट कर लेता हूं, दोबारा भी आप याद करना है कि जो आपको बता रहा हूं वो प्रत्येक वीडियो, पीछे वाले वीडियो पर लिंक है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वथनांक उन्नयन है आपको पहले बता चुका हूं। प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे पर लिंक होके चलता है आगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वथनांक क्या है, क्या कहोगे कि
किसी द्रव्य का क्वथनांक, क्या कहोगे कि किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप बिंदु है, वह ताप बिंदु है जिस पर उसका वाष्प दाब, जिस पर उसका वाष्प दाब किसके बराबर हो जाएगा? वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, दाब के बराबर हो जाए। ये क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, चलो देखिए इसी को भी वही अपने एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि किस प्रकार से इसको समझा जाए। तो इसके लिए क्या है कि वही आपका क्या ले लेते हैं, शुद्ध जल ले लेते हैं। ठीक है, कोई आपका द्रव्य है या द्रव्य के रूप में किसको ले रहा हूं मैं? जल को ले रहा हूं। ठीक है, ये क्या है? जल है जिसका इतना वाष्प दाब है। एक जल है, जल का इतना वाष्प दाब है। जल का क्या ले लें यहां पर? वाष्प दाब ले लें। ठीक है, यह है यहां पर वायुमंडलीय दाब। ये क्या है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ये जल का वाष्प दाब है। अब जल को क्या करना है? आपको इस वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना है। जल को वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाना है। तो वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इसको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर देना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। गर्म करने पर जब इसका टेम्परेचर, गर्म करने पर जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाए? कितना हो जाए? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाए, 100 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन हो जाए, तो उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा कि ये जो द्रव्य है वह क्या हो जाएगा? उबलने लग जाएगा। समझ रहे बात को मेरी को? कि यहां पर क्या है? आपका कोई द्रव्य है। ये द्रव्य के रूप में किसको लिया मैंने? H2O को लिया। एग्जाम्पल के तौर पर H2 द्रव्य को यहां पर लिया है। ठीक है, तो यहां पर इसको, ये इतना वाष्प दाब है इसका, इस वाष्प दाब से इसके क्वथनांक बिंदु तक पहुंचाने के लिए, मतलब इसके वायुमंडलीय दाब तक पहुंचाने के लिए क्या लिखा मैंने? कि किसी द्रव्य का क्वथनांक वह ताप बिंदु है, वह ताप बिंदु है जिस पर वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए। ठीक है, कि ये जो वाष्प दाब है, इस वाष्प दाब का मान किसके बराबर करना? आपको वायुमंडलीय दाब के बराबर करना है। तो इसके लिए इस वाष्प को क्या करना पड़ेगा? आपको हीट देनी पड़ेगी, गर्म करना पड़ेगा। तो गर्म करने पर माना कि वो टेम्परेचर कितना आ रहा है? आपका 100 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। कितना टेम्परेचर आ रहा है? 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर टेम्परेचर इसका आ रहा है। तो ये इसका जो बिंदु हो गया, ये बिंदु कि 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलने लग जाएगा। जितने भी आप उष्मा दोगे वो जल उसको किसमें करेगा? वाष्प में रूपांतरित करने का कार्य करेगा। तो उस समय यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? TB0 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? TB0 लिख सकते हैं। अब इसका मतलब मैं समझाता हूं कि TB0 क्या है। T का मतलब यहां पर क्या है? टेम्परेचर से है। T का मतलब यहां किससे है? टेम्परेचर से है। और B का मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट। B का मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु। B का मतलब क्वथनांक बिंदु। नोट का मतलब यहाँ किससे? शुद्ध से है। कि जहां जहां पर अपन नोट लगा रहे हैं उसका मतलब किससे लेंगे? शुद्ध से लेंगे। मतलब कि जो TB0 है इसका मतलब है शुद्ध विलायक या शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक। क्या कह दें कि शुद्ध द्रव्य का क्वथनांक। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखिए
ये जो आपका द्रव्य था, शुद्ध द्रव्य था, इस शुद्ध द्रव्य में आप क्या मिला रहे हैं? कोई अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? अवाष्पशील विलेय मिला रहे हैं। मतलब जैसे क्या मिला लिया? NaCl मिला लिया। आपने व्यवहारिक जीवन में देखें तो घरों में क्या करते हैं, जब सब्जी वगैरह पकाते हैं, ठीक है, तो उसको जब पहले उबाला जाता है तो पहले उसमें क्या डालते हैं? नमक डाल देते हैं। कुछ मात्रा में क्या करते हैं? नमक डालते हैं। जैसे तेल में उसको बॉइलिंग करते हैं, फ्राई उसकी करते हैं, तो फ्राई करने से पहले क्या करते हैं? उसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि नमक इसमें क्यों डालते हैं? सोचा कभी? तो इसका कारण क्या है? उसका कारण यहां पर स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर कारण उसका स्पष्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, कि जब आपने उसमें अवाष्पशील विलेय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर पहले जो द्रव्य था आपका इस टेम्परेचर पर उबल रहा था, इस टेम्परेचर पर उबल रहा था, तो अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके वाष्प दाब में अब यहाँ पर क्या आ जाएगी? उसकी कमी आ जाएगी। वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अभी थोड़ी देर जस्ट पहले हमने पढ़ा है कि अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। तो जैसे ही आपने अवाष्पशील मिलाया तो इस द्रव्य के वाष्प दाब में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब जो द्रव्य पहले जो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, अब उसके क्वथनांक मान में क्या आ जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो द्रव्य था उस द्रव्य में मैंने यहाँ क्या मिला दिया? कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो उसके जो वाष्प दाब उसमें क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। पहले उसका वाष्प दाब ये था, अब मान लेते हैं उसका वाष्प दाब घटकर कितना हो गया? ये हो गया। पहले वाष्प दाब इतना था, अब इसका वाष्प दाब क्या हो गया? इतना हो गया। अब जो द्रव्य उबल रहा था या जो उसमें रखी सामग्री उबल रही थी, अब वो किस ताप पर उबलेगी? पहले इस ताप पर उबल रही थी क्वथनांक बिंदु पर, अब क्या होगा? इस बिंदु पर उबलेगी। मतलब अब आपको इतनी मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी। इतनी जो मेहनत है वो और ज्यादा करनी पड़ेगी, नहीं इतना टेम्परेचर आपको और अधिक देना पड़ेगा। इतना टेम्परेचर आपको और अधिक देना पड़ेगा। मतलब कि पहले जो यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा था, अब वो मान लिया कि यहाँ पर 107, 108, 109 डिग्री पर उबलेगा। क्लियर हुई स्थिति? कि अब वो कितने पर उबलने लग जाता है? मान लेते हैं 107 डिग्री सेल्सियस पर वो उबलने लगता है। तो क्वथनांक बिंदु में यहाँ पर क्या हो गई? वृद्धि हो गई। क्वथनांक बिंदु में क्या हो गई? यहाँ पर वृद्धि हुई है। क्वथनांक बिंदु में वृद्धि हुई है। अब यहाँ पर जो इसका टेम्परेचर है, यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर हुआ वो कितना ले लें? TB ले लें। क्या ले लें? TB। वाष्प दाब कम हो गया। वाष्प दाब कम होने पर इसकी जो क्वथनांक बिंदु था उसमें क्या हो गई? वृद्धि हो गई। कि पहले इस ताप पर उबल रहा था इतने पर, अब कितना हो गया है? वाष्प दाब कम हो गया। तो इस लेवल को यहां तक पहुंचने के लिए भी उसको क्या चाहिए? कुछ टेम्परेचर चाहिए। कुछ क्या चाहिए? टेम्परेचर चाहिए। तो क्वथनांक में यहाँ पर क्या हुई है? उसकी वृद्धि हुई है। ये यहाँ पर क्या आपका? विलयन है। ये क्या है? विलयन है। तो विलयन का वाष्प दाब है। विलयन का वाष्प दाब है। तो विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब से कम है। कम क्यों है? कि उसमें आपने क्या मिला रखा है? ये अवाष्पशील विलेय पदार्थ उसमें मिला रखा है, जिससे उसके क्वथनांक मान में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? यहाँ पर क्या डिस्कशन निकाल रहे हैं कि जो TB है, क्या कहें कि TB का जो मान है वो मान अधिक है किससे? किससे? TB नोड से। TB नोड से। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हो गया? T का मतलब टेम्परेचर, B का मतलब बॉइलिंग। ये आपका किसका है? TB। TB किसका है? देखो TB आपका है विलेन का क्वथनांक। किसका है? विलेन का क्वथनांक। विलेन का क्वथनांक। तो विलेन का क्वथनांक अधिक है। विलेन का क्वथनांक अधिक है किससे? विलय के क्वथनांक से। वही स्थिति किसकी कहलाती है? उन्नयन की कहलाती है। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि होना। कि कोई भी जो आपका विलेन है उस विलेन का क्वथनांक
यदि विलायक के क्वथनांक से अधिक आ रहा है, विलयन का क्वथनांक विलय के क्वथनांक से अधिक आ रहा है, तब उसको क्या कहा जाता है? क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है या क्वथनांक में उसकी वृद्धि कहा जाता है। अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव्य में मिलाया जाता है, नोट करो, जब किसी अवाष्पशील द्रव्य को, जब किसी अवाष्पशील द्रव्य को पदार्थ को, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को, यूं लिखो, जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव्य में मिलाया जाता है, देखो इसका आगे एक ग्राफ भी बनाएंगे, ठीक है। तो मिलाया जाता है द्रव्य में, तो द्रव्य के वाष्प दाब में क्या आती है? कमी आती है। मिलाया जाता है तो द्रव्य के वाष्प दाब में कमी आती है, द्रव्य के वाष्प दाब में कमी आती है। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में क्या कहेंगे? अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर होने में क्या होगा? अधिक ताप की आवश्यकता होगी, ठीक है। बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी, बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी। देखो, जो अपने वहां पर पढ़ा है उसी को यहां पर लिख रहे हैं, जो वहां पढ़ा है उसी को यहां पर लिख रहे हैं। अर्थात विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलय के क्वथनांक से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। अर्थात क्या कि अर्थात विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में बढ़ जाता है, विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। तो उसको क्या कहा जाएगा? उसको क्या कहा जाएगा? इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। और जिसको किसके द्वारा प्रतिष्ठित करेंगे? जिसे डेल्टा टीबी के द्वारा, डेल्टा टीबी द्वारा दर्शाया जाएगा, ठीक है। देखो डेल्टा टीबी, इसी को और आगे क्लियर कर लेते हैं कि डेल्टा टीबी ये चीज हो गई आपके यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर समझाया उसको यहाँ पर लिख दिया। पहले तो क्या था आपका? क्वथनांक का था। दूसरा क्या कहा? जब किसी अवाष्पशील पदार्थ को किसी द्रव्य में मिलाया जाता है, ये आपका द्रव्य था, उसमें क्या मिला रहे हैं? NaCl अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं। तो द्रव्य के वाष्प दाब में कमी आती है। पहले वाष्प दाब इतना था, अब वाष्प दाब क्या हो गया? कम हो गया, इतना हो गया। अतः विलयन का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होने में अधिक ताप की आवश्यकता होगी। पहले इतनी आवश्यकता थी, अब उसको इस वायुमंडलीय दाब तक पहुंचने के लिए क्या चाहिए? इतना टेम्परेचर चाहिए। तो ताप को क्या करना पड़ेगा? ताप को बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर ताप को बढ़ाना पड़ेगा होगी। अर्थात विलयन का क्वथनांक, अर्थात ये विलयन हो गया, विलयन का क्वथनांक विलायक की तुलना में, ये विलायक है की तुलना में क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। चलो नोट करो इसको। अब डेल्टा टीबी था, उसको आगे बताता हूं, पहले नोट करो फिर इसको यहां पर करते हैं। क्या कहा मैंने? इसको डेल्टा टीबी से नोट किया जाता है। क्वथनांक जो उन्नयन होगा उसको किसके द्वारा डिनोट करेंगे? डेल्टा टीबी के द्वारा इसको डिनोट किया जाता है,
डेल्टा टीबी के द्वारा, अर्थात डेल्टा टीबी किसके बराबर, टीबी किसके बराबर, टीबी, टीबी का मान क्या है यहाँ पर अधिक है माइनस टीबी नोट से, तो ये किसके बराबर आएगा, टीबी माइनस टीबी नोट, ये वाली चीज। तो टी डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट के मान के बराबर होगा। अब यहां पर देखो एक और महत्वपूर्ण चीज कि डेल्टा टीबी का जो मान है, टीबी का जो मान है वह समानुपाती होगा, वह समानुपाती होगा किसके, उसकी मोललता के समानुपाती दर्शा सकते हैं। जो अपन सबसे शुरू का जो वीडियो थे, दूसरा तीसरा वीडियो, वहां पर पढ़ चुके हैं कि मोललता क्या होती है, इसको स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाता है। तो मोललता क्या होती है कि विलेय के मोल अंश बटा विलायक की मात्रा इन किलोग्राम में, ये क्या है, मोललता है। यानी यहां पर मैं लिख रहा हूं कि डेल्टा m बराबर क्या है, यहां पर मोललता है। और मोललता बराबर क्या होता है, मोललता बराबर क्या होता है कि विलेय के मोल, विलेय के मोल बटा विलायक की मात्रा या विलायक का द्रव्यमान इन किलोग्राम में, इसमें इन किलोग्राम में। क्लियर हुई स्थिति। तो इसका ये जो मान है डेल्टा टीबी का मान है वो किसके मान के बराबर होगा, डेल्टा एम के मान के बराबर होगा। तो यहां पर इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी बराबर, इसको हटाएं तो यहां पर एक स्थिरांक, दूसरा जो स्थिरांक है उसको काम में लिया जाएगा, वह स्थिरांक कहलाता है के बी। इस के बी को आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल जब करेंगे तो ये आपके प्रश्न सूत्र ही काम में आएंगे। के बी एम समानुपाती स्थिरांक है, यहाँ पर क्या है काम में लिया आपने, के बी। तो यहाँ पर के बी क्या होगा, के बी है क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। जो क्वथनांक में उन्नयन है उसको किसके द्वारा नोट किया जाएगा, के बी के द्वारा इसको नोट किया जाता है। ठीक है, तो इतनी ये चीज आपको याद रखनी है। अब यहां पर लेते हैं एक ग्राफ जो आपकी बुक में दे रखा है, उसी को मैं यहां पर ग्राफ को समझा रहा हूं, आराम से समझना कि किस प्रकार से उस ग्राफ उसको डिनोट किया जाता है। ये आपका वाई एक्सिस है, ये है एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर क्या ले लेते हैं, टेम्परेचर ले लेते हैं, यहां पर क्या ले लें, ताप ले लें, और इसके ऊपर जो दाब है उसको ले लिया जाए, इस पे क्या ले लें, इस अक्ष के ऊपर दाब ले लिया जाए। ठीक है, यानी पहला जो ग्राफ है उस ग्राफ, यानी जो हमने यहां पर किया ना, ये वाला जो किया है उसी को इस ग्राफ के ऊपर डिनोट करेंगे। देखो किस प्रकार से डिनोट करते हैं, समझना पूरे को, ग्राफ को रटना नहीं है, इसको समझना है आपको कि ग्राफ किस प्रकार से बनाया जा रहा है। ठीक, मान लेता हूं कि इसके इस पॉइंट पर दाब लिया ना मैंने, ये पॉइंट जो है वो उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर है। ये पॉइंट किसके बराबर ले रहा हूं, उसके वायुमंडलीय दाब के बराबर। यह है वायुमंडलीय दाब, क्या है, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, चलो स्टेट बनाते हैं, थोड़ी सी स्टेट नहीं बनी है। ये इसका है वायुमंडलीय दाब। अब यहां पर ये क्या है, आपका शुद्ध विलायक है, यहां पर शुद्ध विलायक है, उस शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यहां पर दाब ले रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, यहां क्या हो गया, वायुमंडलीय दाब। ये दाब हम ले रहे हैं, ये शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक का ये वाला जो दाब है, ये वाष्प दाब, ये वाला, ये मान लेते हैं इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट आपका ए है, इसके ऊपर क्या है, वाष्प दाब। अब इसको आपने क्या किया, यहां पर हीट दी, उष्मा दी, हीट दी, उष्मा दी, तो हीट देने पर, उष्मा इसको देने पर
यानी प्रारंभिक तापमान ये ले लो यहां पर, ये टेम्परेचर। तो यहां पर जो है क्या क्या, इसको आपने हीट दी, हीट देने पर इसके क्या हो रहा है, हीट देने पर क्या होगा, ये किस लेवल पर पहुंचेगा, उसके क्वथनांक बिंदु पर पहुंचेगा। तापमान जैसे जैसे बढ़ा रहे हो, इधर क्या बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है ना, तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो तापमान में जब वृद्धि हो रही है तो क्या हो रहा है, इसमें एक निश्चित पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, ये क्वथनांक बिंदु को प्राप्त कर लेगा। तो यानी इसका वायुमंडलीय दाब उसके दाब पर ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा एक बिंदु पर। ये किसके लिए आया, ये किसके लिए आया, शुद्ध विलायक के लिए आया। ये आपका शुद्ध विलायक लिया था, ये किसके लिए है, शुद्ध विलायक। अब दूसरा आपका यहां क्या है, ये इस पॉइंट पर पहुंचा है, इस पॉइंट पर यहां पहुंचा है। तो इस पॉइंट के ऊपर इसका ये जो क्वथनांक बिंदु है ये क्या कहलाएगा, टीपी नोट कहलाएगा। देखो इसी को बनाएगा यहां पर, ये क्या कहला रहा है, टीबी नोट कहला रहा है। मतलब कि जो विलयन लिया था यहां पर, इसका वास्तव दाब था, गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ाया, तो इस टेम्परेचर पर टीबी नोट पर ये किस बिंदु को प्राप्त कर लिया उसने, क्वथनांक बिंदु को प्राप्त कर लिया। ये तो पहले के लिए बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। ये तो इसके लिए आ गया। दूसरा विलयन का वास्तव दाब, विलयन का वास्तव दाब इसके वास्तव दाब से क्या है, कम है, इसके वास्तव दाब से कम है। तो मान लिया उसका बिंदु क्या है, ये वाला बिंदु है। अब इस वास्तव दाब वाले बिंदु से, बिंदु सी, इस वास्तव दाब वाले बिंदु से उसको क्वथनांक बिंदु तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस समय मान लेते हैं कि इसका क्वथनांक कहाँ आ रहा है, इस बिंदु पे आ रहा है, इस टेम्परेचर पर आ रहा है। कौन से टेम्परेचर पर आ रहा है, इस वाले टेम्परेचर पर आ रहा है। तो ये जो टेम्परेचर वो कौन सा टेम्परेचर कहला रहा है, टीबी का टेम्परेचर कहलाता है। ये कौन सा टेम्परेचर है, टीबी का टेम्परेचर है। ये बिंदु डी, ये बिंदु डी है। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों का क्वथनांक, ये वास्तव दाब इतना था तो इसका क्या था, टीबी नोट था क्वथनांक बिंदु। वास्तव दाब इतना कम हो गया उसका, इसके लिए वास्तव दाब क्या आ गया, कम आ गया। कम वास्तव दाब को अधिक क्वथनांक, यहाँ पहुंचने के लिए क्वथनांक का मान अधिक है, तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है, देखो ये जो बीच वाला मान, ये मान आ रहा है, ये टेम्परेचर का जो अंतर आ रहा है, ये टेम्परेचर का अंतर है। यानी टीबी नोट तक पहुंचने के लिए आपको कितना टेम्परेचर चाहिए था, इतना टेम्परेचर चाहिए था। और टीबी तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, इतना टेम्परेचर आपको चाहिए। तो जो टीपी नोट मैंने कहा, ये टीपी नोट ये किसके बराबर है, ये वाला जो मान है जिसको हम क्या लिखें, टी बी लिखें, तो टीपी किसके बराबर है, यहाँ पर टीबी माइनस टीपी नोट के मान के बराबर है। टी है वो किसके मान के बराबर, टीपी नोट के मान के बराबर है। तो ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ कहलाएगा, क्वथनांक में उन्नयन का ग्राफ कहलाता है। इसमें जो टीबी का मान आप देख रहे हो वो मान बड़ा है किससे, टीबी नोट से। तो क्वथनांक में यहाँ पर क्या हो रहा है, उन्नयन हो रहा है। क्वथनांक में क्या हो रहा है, उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि हो रही है। तो ये आपका ग्राफ है कि क्वथनांक में उन्नयन को किस प्रकार से दर्शाया जाता है। उसको हमने इसी ग्राफ के द्वारा, इसी जो चीज समझी है उसी के द्वारा हमने क्या कर दिया, इसको आसानी से सरल कर दिया। आई होप कि ये जो टॉपिक आपको मैंने समझाए हैं जरूर आपके समझ में आए होंगे। एक बार दोबारा इसको आप देख लेना, फिर भी यदि कोई आपके पॉइंट्स रह जाता है तो कमेंट्स करके आप जरूर बताना, जिससे कि दोबारा इसको अच्छी प्रकार से समझा सकें। धन्यवाद आज की क्लास के लिए।